केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव ये जो हमने निर्णय किया है इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। और इसके पीछे कारण कोविड की परिस्थितियां थी जो 1 जनवरी पिछले साल से इसको जब बंद किया गया था। तो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा बोल देता हूं क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को ये प्रभावित करती है। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जैसा आप जानते हैं कि गारमेंट्स, एपरल्स, मेडअप्स, ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र भारत में है जिससे रोजगार का सृजन भी होता है और लाखों करोड़ रुपए का निर्यात भी यहाँ से होता है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एपरल, गारमेंट्स और मेडअप्स के लिए ROSCTL स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा, निर्यात करने में, निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार का सृजन भी होगा और जो भारत की कंपनियां हैं उनको compete करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा क्योंकि इसके माध्यम से ये जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस एंड लेवीज हैं इन पे रिबेट जो मिलता है इसको कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया है 31 मार्च 2024 तक। तो इससे एक स्थिरता भी रहेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड भी भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी। ये योजना 1 जनवरी 2021 से के प्रभाव से जारी रहेगी। देश के किसान, पशुपालक, डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने योजना यहाँ पर हम चला रहे हैं जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहाँ केंद्र सरकार खर्च करेगी, व्यय करेगी, वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। इससे क्या फायदा होगा इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूँगा। 3 प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आउटपुट और आउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है वो उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय भी बढ़ सके और कुल मिलाकर जो पशुओं के लिए जो दूसरा इसमें एक पहलू है डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि आपने याद होगा एक बार हमने पहले घोषणा की थी, वो थी फुट एंड माउथ डिसीज के लिए जहां पर उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन, टीकाकरण हमने करना था। इसमें इसी तरह से डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल है इसको नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जोड़कर इनकी गतिविधियों के साथ चलाने का निर्णय लिया है।
कि सुदूर गांव में और दुर्गम क्षेत्रों में हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स, यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। एक बड़ा कदम है उस दिशा में। और इसके अलावा जो तीसरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी, जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा। और इसके अलावा क्वालिटी ब्रीड्स मिले, पशुओं का टीकाकरण हो, लेकिन जो पशु रखते भी हैं उनको भी उसके लिए चिलिंग प्लांट्स हो, बल्क मिल्क कूलर हो, और प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी बहुत मददगार साबित होगी। और क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट दिए जाएंगे। तो इसको देखा जाए तो ओवरऑल एक पैकेज जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, क्वालिटी ब्रीडिंग से लेकर और उन पशुओं की उपचार से लेकर, उनके टीकाकरण से लेकर, उनके मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेयरिंग के लिए बल्क मिल्क प्रोसेसिंग हो, टेस्टिंग हो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी ये बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 54,618 करोड़ रुपया लगभग अनुमानित निवेश इसमें होगा। और इसमें केंद्र सरकार की ओर से व्यय जो होगा वो लगभग 9,800 करोड़ रुपये किया जाएगा। कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है, जो कई हजार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। इसके अंतर्गत 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे। और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। जो पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का हमारा मंत्रालय है, उसने मर्चेंट शिप्स के भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी सपोर्ट दिए जाने की मांग की थी। आज उस पर भी निर्णय किया गया है, क्योंकि लगभग 30 सालों में ये देखा गया कि कार्गो में तो वृद्धि हुई है, लगभग 11.5% वार्षिक दर से अगर देखा जाए वृद्धि हुई है, लेकिन कुल मिलाकर उसमें जो भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी थी वो कम होती चली गई। तो आत्मनिर्भर भारत, जहां एक और टेक्सटाइल सेगमेंट में ROSCTL को जो निर्णय किया गया कि 31 मार्च 2024 तक कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देगा। वहीं पर शिपिंग इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर भारत में
भारतीय शिप्स की रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा हो, इंडियन फ्लैग्स के साथ ज़्यादा हो, सब्सिडी सपोर्ट भी दी जाए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमारे जो सेंट्रल पीएससीज हैं, जब वो बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं तब भी उन्होंने एक दिया होता था उसमें ऑप्शन की राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। जो ट्रांसपोर्ट के टेंडर्स थे उसमें इंडियन शिपिंग कंपनीज को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का इस तरह से दिया जाता था ताकि वो L1 पे जो आता था उसको मैच कर सके। लेकिन भारतीय कंपनीज उनको मैच नहीं कर पाती थी। भारतीय कंपनीज compete भी कर पाएंगी, भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को बल भी मिलेगा, इंडियन फ्लैग उन शिप्स पर लगा होगा, उनको और ताकत मिलेगी, रजिस्ट्रेशन में भी सब्सिडी सपोर्ट के साथ साथ उनको और भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रालयों व सीपीएससीज के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे कार्गो के लिए भारतीय जहाज़ों को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाए। जिन जहाज़ों में भारत में फ्लैगिंग 1 फरवरी 2021 के बाद हुई है, यदि वो 10 से 20 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 10% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि वे 10 वर्ष से कम पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 15% तक सब्सिडी दी जा सकेगी। और सब्सिडी की जो दर है वो प्रति वर्ष 1% कम होती जाएगी जब तक कि ये जो दोनों श्रेणियां मैंने आपको बताई उसमें घटकर क्रमशः 5% और 10% ना हो जाए। इसके अलावा जो शिप्स पहले ही इंडियन फ्लैग्ड हैं, जिनके ऊपर भारत का झंडा रजिस्ट्रेशन उस पर लगी है, उनको 1 फरवरी 2021 को 10 वर्ष से कम पुराने उन्हें 10% और यदि 10 वर्ष से 20 वर्ष साल पुराने हैं तो उन्हें L1 के 5% की दर राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। यदि किसी टेंडर में भारतीय कंपनी की दर L1 होती है तो ऐसे मामले में सब्सिडी नहीं दी जाएगी तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसा आप सब जानते हैं, जुडिशरी का लोकतंत्र में और भारत में तो बहुत बड़ा एक रोल है, सभी देशों में होता है। तो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के निर्माण का ये योजना चलती है, इसको भी 2021-22 से लेकर अब 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। इस योजना पर कुल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस योजना में लगभग 5,357 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से वहन किए जाएंगे। जो विभाग से जानकारी है उसके हिसाब से लगभग अतिरिक्त 3800 कोर्ट हॉल्स, 4,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाए जाने की आवश्यकता है। उसकी पूर्ति करने का इसमें काम किया जाएगा। इसमें से 2,423 कोर्ट हॉल्स और 1,857 रेजिडेंशियल यूनिट्स वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और इस स्कीम के स्कोप में विस्तार करने का भी प्रावधान होगा। इसमें टॉयलेट्स का निर्माण और आधारभूत ढांचे से जुड़ी हुई जो भी आवश्यकताएं होंगी, इससे वो बल मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा।